नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक्निकल में। तो शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। आपको मालूम ही है दोस्तों कि चाइना भारत के पड़ोस पर अपनी पकड़ बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहा है, चाहे उसमें बांग्लादेश हो या फिर म्यांमार हो या फिर पाकिस्तान। और इसी के सिलसिले में अब चाइना ने म्यांमार को अपनी पनडुब्बी बेच डाली है और यही वजह है कि म्यांमार को अब चीन काफ़ी घातक हथियारों से लैस कर रहा है। और जैसे कि आप सभी को मालूम है कि म्यांमार में इस वक्त सेना का शासन है, तो ऐसे में उसकी मदद करना कहीं ना कहीं लोकतंत्र को दबाने वाली बात तो है ही। बता दें कि चाइना ने ये जो पनडुब्बी पहुंचाई है वो मलक्का स्टेट के रास्ते अंडमान सागर होते हुए म्यांमार तक पहुंचाई है। 20 दिसंबर को इंडोनेशिया के पास मलक्का स्टेट में इस पनडुब्बी को घुसते हुए देखा गया था और इस पनडुब्बी पर चीन का लाल झंडा भी लगाया गया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों, म्यांमार का युद्धपोत चीन की इस पनडुब्बी को सुरक्षा दे रहा था। ये जो पनडुब्बी चाइना ने म्यांमार को दी है वो मिंग क्लास की पनडुब्बी है, जिसे टाइप 035 पनडुब्बी कहा जाता है। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा कि भारत ने भी 1 किलो क्लास की जो सेकंड हैंड पनडुब्बी थी उसे म्यांमार की नौसेना को गिफ्ट दी थी और इसी तरीके से चाइना भी ये गिफ्ट दे रहा है, जो कि एक इस्तेमाल की गई पनडुब्बी है। हालांकि चाइना की ये मिंग क्लास की पनडुब्बियां किलो क्लास की तुलना में ताकतवर नहीं है, लेकिन म्यांमार की नौसेना के लिए ये काफ़ी फायदेमंद होने वाली है। दरअसल म्यांमार और चीनी सेना के बीच ये जो नज़दीकी है वो हमारे लिए एक टेंशन की बात हो सकती है, क्योंकि म्यांमार की सेना ने, दोस्तों मैंने अभी तक आपको डिफेंस अपडेट में भी बताया कि म्यांमार की सेना ने उग्रवादियों के साथ हाथ मिला लिया है और अब वो भारत के खिलाफ एक्शन कर रहे हैं। और ऐसे में भारत ने ऑलरेडी म्यांमार को कई सारे सैन्य हथियार भी दिए हैं और ये जो उग्रवादी हैं जिनके साथ म्यांमार की सेना मिली है, इन उग्रवादियों के पास चाइना अपने हथियार इन्हें भेजता आया है और इसलिए ये भी कहा गया है कि म्यांमार की सेना ने भारत की पीठ पर छुरा भी होगा। ये उग्रवादी अब खुलकर म्यांमार में ट्रेनिंग ले रहे हैं और चाइना की मदद से इन लोगों ने अभी हाल ही में मणिपुर और नागालैंड में खूनी हमलों को भी अंजाम दिया और उग्रवादियों को इसका फायदा ये हो जाता है कि वो भारत में हमला करके म्यांमार के रास्ते अंदर घुस जाते हैं, फिर उन्हें कोई पकड़ने वाला नहीं होता है। और दोस्तों, चाइना ने अभी कल ही 2 टाइप 54 फ्रिगेट्स को भी लॉन्च किया। एक उसने अपनी नेवी के लिए किया और चौथी और अंतिम टाइप 54 जो फ्रिगेट है उसे पाकिस्तान के लिए तैयार किया। तो इस तरीके से चाइना भारत के पड़ोस पर दबदबा बना रहा है और भारत के खिलाफ मोर्चे खोलने की तैयारी कर रहा है। भारतीय सेना 125 यानी कि 125 लाइट बुलेट प्रूफ व्हीकल्स को लेना चाहती है और इसे महिंद्रा डिफेंस सिस्टम से लिया जाएगा और इसके लिए इंडियन आर्मी ने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भी जारी किया था। सिंगल टेंडरिंग इंक्वायरी के तहत महिंद्रा डिफेंस ने अपना लाइट बुलेट प्रूफ व्हीकल को डिफेंस एक्सपो 2018 में भी शो किया था। इसमें 2 क्रू मेंबर्स के साथ साथ 4 और आर्मी पर्सनल्स आ सकते हैं और इस व्हीकल को यानी कि इस वाहन को रिकॉन्फ़िगर किया जा सकता है अलग अलग मिशन मोड में। इसके अलावा महिंद्रा डिफेंस सिस्टम को पहले ही 146 यानी कि $146 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिला है भारतीय रक्षा मंत्रालय से, जो कि मार्च 2021 में किया गया था, जिसके तहत महिंद्रा डिफेंस सिस्टम को 1300 यानी कि 1300 लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल्स को इंडियन आर्मी को सौंपने हैं, जो कि अगले 4 सालों में इंडक्ट हो जाएंगे। भारतीय सेना ने एक भारतीय प्राइवेट सेक्टर कंपनी को सिलेक्ट किया है जो कि यूएवी प्रोटोटाइप का डिजाइन और निर्माण करेगी। ये यूएवी हाई एल्टीट्यूड एरिया ऑपरेशन में इस्तेमाल किए जाएंगे और जिस भारतीय कंपनी को चुना गया है उस कंपनी का अनाउंसमेंट भारतीय सेना डिफेंस एक्सपो 2022 में करेगी। आर्मी एक नया मल्टी मिशन टैक्टिकल अनमैन्ड एरियल सिस्टम चाहती है जो हाई क्वालिटी रियल टाइम इंटेलिजेंस को इकट्ठा कर सके और इसमें ट्रांसमिशन क्षमता, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और सिंथेटिक अपर्चर रडार, कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स भी होने चाहिए और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीबन 600 किलोग्राम का होना चाहिए और ये 30,000 फीट की ऊंचाई तक जा सके और इसका इंड्योरेंस टाइम 24 घंटे का होना चाहिए। भारतीय सेना अब अपनी रिक्वायरमेंट के लिए दोस्तों केवल डीआरडीओ के भरोसे नहीं रह सकती है, क्योंकि डीआरडीओ के पास ऑलरेडी बहुत सारी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और ऐसे में इन प्राइवेट कंपनीज को अपने साथ जोड़ना भारतीय सेना को और ज़्यादा मजबूत तो करेगा ही, साथ ही देश का जो टैलेंट है उनके लिए भी ये फायदेमंद होगा कि वो भारतीय सेना को नए इनोवेशन किए गए सिस्टम्स को प्रोवाइड कराएगी, यानी कि उन्हें मुहैया कराएगी और ऐसा देखने को भी मिल रहा है। अब बात करते हैं पाकिस्तानी एयरफोर्स की। पाकिस्तानी एयरफोर्स VBAT 128 अनमैन्ड एरियल सिस्टम को खरीदने का विचार कर रही है, जो कि उनकी नो कॉस्ट और नो ऑब्लिगेशन क्लॉज के तहत आता है। इसका मतलब है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स कुछ समय तक इन अनमैन्ड एरियल सिस्टम का इस्तेमाल कर सकती है, वो भी बिना कीमत के। बता दें कि VBAT 128 वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग ड्रोन है, जिसे कि अमेरिका की फर्म मार्टिन यूएवी बनाती है और इसकी पेलोड की जो क्षमता है वो 12 किलोग्राम है और इसका इंड्योरेंस टाइम है 11 घंटे का। यानी कि पाकिस्तान नो कॉस्ट नो ऑब्लिगेशन की क्लॉज के तहत अमेरिका की इस कंपनी से
इन VBAT-128 का इस्तेमाल भी करेगा और उसके लिए उसे कीमत भी नहीं देनी होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब आप समझ सकते हैं कि जियोपॉलिटिकल लेवल में कोई देश किसी का नहीं होता है, क्योंकि जिस तरीके से आप अमेरिका को भी देख लीजिए, खुलकर डिफेंस रिलेशनशिप बनाए जा रहे हैं, ऐसे ही रशिया भी कर रहा है और चाइना तो ऑलरेडी कर ही रहा है, तो कोई फ़र्क किसी को नहीं पड़ता। इसीलिए दोस्तों मेक इन इंडिया क्यों चिल्लाया जा रहा है, इसके पीछे का मकसद यही है कि भैया आत्मनिर्भर जब तक हम बनेंगे नहीं तब तक हम कैसे और किसकी टेक्नोलॉजी पर विश्वास करेंगे। उदाहरण के लिए मैंने आपको इजराइल के ऊपर एक वीडियो बनाया था जो आपने देखा भी होगा। उसमें इन लोगों ने क्या किया है, क्रूज मिसाइल की जो तकनीक है वो बेच दी चाइना को और अब हाथ खड़े कर दिए। अब कौन इसमें खराब है और कौन सही है ये हमारा जानने का विषय बिल्कुल नहीं है, लेकिन इतनी समझ तो अब हम लोगों के अंदर बैठ चुकी है कि भैया भरोसा किसी पर नहीं किया जा सकता है। और भारत की तो शुरू से जो गलत आदत रही, हथियारों पर दूसरे देशों पर भरोसेमंद रहना, दूसरे देशों पर भरोसा करना, इन लोगों ने फ़ायदा उठाया और उसके बाद हमें क्या दिया, हमारे दुश्मनों को हथियार दिए, हमारे खिलाफ वो लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे पास अपने खुद के हथियार हैं, यानी कि अपने स्वदेशी सिस्टम है, तो हमें एक तो इन्हें एक्सपोर्ट करने में दिक्कत भी नहीं है, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हथियार के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता आएगी और किसी के आगे हमें झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाइना की मीडिया ने दावा किया है कि चाइना की स्टेट शिप बिल्डिंग कॉर्पोरेशन ने एक नया प्रोटोटाइप बनाया है स्टिरलिंग इंजन का, जो कि 320 किलोवाट की पावर जनरेट करता है, वो भी 40% पावर कन्वर्जन एफिशिएंसी के साथ। इस नए स्टिरलिंग इंजन का इस्तेमाल सोडियम कूल्ड फास्ट रिएक्टर में किया जाएगा और ये चाइना की जो नेवी है उनकी सबमरीन में इस्तेमाल किया जाएगा। स्टिरलिंग इंजन क्लोज साइकिल इंजन है जिसमें कि प्रोपेलेंट इजेक्ट आउट नहीं होता है और ये लगातार घूमता रहता है और इसकी वजह से ये एग्जॉस्ट भी कम पैदा करता है और वाइब्रेशन भी कम करता है, जिससे कि एक पनडुब्बी भी काफी शांत हो जाती है। दोस्तों भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान MiG-21 शुक्रवार को हादसे का शिकार हो गया। विमान राजस्थान के जैसलमेर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। विमान के पायलट विंग कमांडर हर्षेश सिन्हा शहीद हो गए। दोस्तों अब मैं बार बार कहना नहीं चाहूंगा MiG-21 के बारे में, इस फ्लाइंग कफिन को क्यों नहीं हटा दिया जाता। अगर आप इसको हटाना नहीं चाहते हैं, अगर आपने इसको अपग्रेड करके बाइसन भी बनाया है, लेकिन आप अब इसका इस्तेमाल UAV के लिए कर सकते हैं, लेकिन हमारे कीमती पायलटों की जान क्यों जा रही है। 1960 के दशक के ये विमान कई बार हादसों का शिकार हो चुके हैं और ये अपनी उम्र से आगे चल रहे हैं। दोस्तों जैसे कि हम सब 15 साल पुरानी गाड़ियाँ इस्तेमाल नहीं करते, तो आप तो 40 साल पुराना एयरक्राफ्ट यूज़ कर रहे हो और कितनी मुश्किलों को पार करने के बाद भारतीय वायुसेना को एक होनहार पायलट मिलता है और उसका यूं चले जाना समझ से बाहर है। वैसे तो हम आधुनिक चिल्ला रहे हैं कि हम नए नए फाइटर जेट्स को शामिल कर रहे हैं, लेकिन इन पुरानों को निकाल क्यों नहीं देते हो। CDS रावत जी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में चले गए, काफ़ी दुख हुआ इस बात का भी, और अब ये ताज़ा मामला सामने आया, ये और ज़्यादा हृदय विदारक है। 2016 से 27 भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। वर्तमान में भारतीय वायुसेना के पास MiG-21 बाइसन के लगभग 6 स्क्वाड्रन है और एक स्क्वाड्रन में लगभग 18 विमान होते हैं। सेमीकंडक्टर के क्राइसिस से पूरी दुनिया परेशान है और ये एक ऐसा कंपोनेंट है जिसका इस्तेमाल हर इंडस्ट्री में किया जाता है। परेशानी की इस घड़ी को सरकार ने एक मौके के रूप में देखा और भारत को सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन हब बनाने का फैसला किया। इसी कारण पिछले दिनों सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए मेगा इंसेंटिव का ऐलान किया गया था। वेदांता ग्रुप के प्रमुख अनिल अग्रवाल जी ने कहा कि उनका ग्रुप सेमीकंडक्टर बिजनेस में 60,000 करोड़ का भारी भरकम निवेश करेगा और ये अगले 3 सालों में किया जाएगा। अनिल अग्रवाल ने कहा कि इस काम के लिए दुनिया के बड़े फैब्रिकेशन कारोबारियों के साथ संपर्क में भी हैं। सेमीकंडक्टर बिजनेस में अनिल अग्रवाल अवान स्टेट कंपनी की मदद से आगे बढ़ेंगे। ये एक जापानी ग्लास सब स्टेट मैन्युफैक्चरर है। अग्रवाल की निवेश योजना को लेकर अवन स्टेट के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि हम अलग अलग राज्य सरकारों के साथ संपर्क में हैं। फैक्ट्री लगाने के लिए 250 से 400 एकड़ जमीन की जरूरत होगी। सेमीकंडक्टर बिजनेस में हमारा कुल निवेश 45 से 60,000 करोड़ के बीच होगा। यह निवेश पहले 2 चरणों में किया जाएगा। 2 चरणों की सफलता के आधार पर निवेश और बिजनेस संबंधी कोई नया फैसला किया जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि इसके लिए हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य की सरकारों से बातचीत हो रही है। राज्य सरकारों के साथ फैक्ट्री स्थापित करने को लेकर चर्चा भी गंभीरता से जारी है। वेदांता ग्रुप सेमीकंडक्टर बिजनेस में अपनी सफलता के लिए दुनिया की बड़ी कंपनी ताइवान मेकर्स, TSMC, यूनाइटेड माइक्रोनिक्स कॉर्पोरेशन, फॉक्सकॉन, साउथ कोरियन कंपनी LG, सैमसंग, जापानीज शार्प जैसी कंपनियों के संपर्क में भी है। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं वीडियो के साथ, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।